नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 3 विकेंद्रीकृत नियोजन की एक इकाई के रूप में विद्यालय। बहुत ही छोटा विषय है, वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, बिल्कुल छोटे से वीडियो में हम इस यूनिट को पूरा करेंगे। फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था कि नियोजन की यानी प्रबंधन की दो विशेषताएं होती है, विकेंद्रीकृत और केंद्रीकृत। तो आज हम विद्यालय एक केंद्रीकृत नियोजन यानी नियम बनाने की इकाई क्यों है, इस बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है विकेंद्रीकृत आयोजना की एक इकाई। कौन? विद्यालय। तो विद्यालय एक विकेंद्रीकृत आयोजन या नियोजन की इकाई क्यों है? तो सबसे पहले हमने फर्स्ट यूनिट में भी देखा था, यहाँ भी देखते हैं, उसकी कुछ परिभाषा है। तो परिभाषा क्या है? केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की परिभाषा है कि निर्णयन व अधिकार शीर्ष पर निर्भर। जहाँ पर निर्णय और अधिकार किसी एक व्यक्ति या किसी एक अधिकारी के हाथ में हो, उसे हम केंद्रीकरण कहते हैं। दूसरा है हमारा विकेंद्रीकरण, कि कार्यों का बंटवारा व एक से अधिक को महत्व, यानी जब किसी संस्था या किसी कार्यालय या किसी समुदाय के कार्यों का बंटवारा एक से अधिक व्यक्ति के हाथों में हो और सभी को महत्व दिया गया हो, उसे हम विकेंद्रीकृत कहते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि विद्यालय भी एक विकेंद्रीकरण की एक इकाई है। तो क्यों है, उसकी कुछ विशेषताएं, परिभाषाएं सब यहाँ हम देखेंगे। तो ये हमने परिभाषा देखी। उसके बाद में हम देखते हैं कि विद्यालय को विकेंद्रीकृत इकाई क्यों माना है। तो उसकी परिभाषा है, उसकी विशेषता है कि विद्यालय में शिक्षकों, अभिभावकों, समाज या समुदाय आदि को समान महत्व दिया जाता है। इसीलिए विद्यालय को विकेंद्रीकृत आयोजना की एक इकाई के रूप में माना गया है। तो मित्रों, इससे स्पष्ट है कि विद्यालय में किसी एक व्यक्ति को महत्व नहीं है, एक व्यक्ति को महत्व नहीं है। इसीलिए विद्यालय को विकेंद्रीकृत आयोजना की या नियोजन की एक इकाई माना जाता है। यानी विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जो शिक्षकों, अभिभावकों, समुदाय सभी के सहयोग से और सभी के योगदान से संचालित होती है। इसलिए हम विद्यालय को विकेंद्रीकृत आयोजना की एक इकाई मानते हैं। अब हम देखते हैं विकेंद्रीकरण की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। कुछ प्रबंधकों ने, कुछ विशेषज्ञों ने इसकी परिभाषाएं भी दी हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रबंधक रहे हैं वो है हेनरी फ्योल। तो उन्होंने क्या परिभाषाएं दी है वो हम देखते हैं। इन्होंने परिभाषा दी है, वे समस्त कार्य जिनमें अधीनस्थ की भूमिका के महत्व को या महत्व में वृद्धि होती है। तो हेनरी फ्योल का कहना है कि कोई भी कार्य हो जिसमें जो अधीनस्थ कर्मचारी, अधीनस्थ व्यक्ति हैं, उनकी भूमिका में भी यदि वृद्धि की जाए, उनके महत्व को भी बढ़ा दिया जाए, तो उसे ही हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। अगली परिभाषा है वो है कीथ डेविस। इनकी परिभाषा है, संगठन की छोटी से छोटी इकाई तक जहाँ तक कि व्यवहारिक हो, सत्ता व दायित्वों का वितरण ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो यहाँ जो शब्द याद रखना है वह सत्ता व दायित्वों का वितरण। हेनरी फ्योल की परिभाषा में याद रखना था अधीनस्थ की भूमिका के महत्व में वृद्धि। इसमें हमें याद रखना है सत्ता व दायित्वों के वितरण की जो भूमिका है वो अधीनस्थ तक पहुँचे, छोटी से छोटी इकाई तक पहुँचे। तीसरी हमारी परिभाषा है एल.डी. वाइट। इनका कहना है कि उच्च स्तर से निम्न स्तर पर अधिकारों का हस्तांतरण की प्रक्रिया जो है वो ही विकेंद्रीकरण कहलाती है। तो यहाँ याद रखना है अधिकारों का हस्तांतरण। तो मित्रों, ये थी परिभाषाएं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं विकेंद्रीकरण के गुण। आज तक जो वीडियो बने उनमें सबसे छोटी इकाई है, इसलिए ज़्यादा समय भी नहीं लग रहा। कि उच्च अधिकारियों पर कार्यभार में कमी, यानी विकेंद्रीकरण से क्या होता है, जो उच्च अधिकारी होते हैं, जो शीर्ष पर बैठे हुए अधिकारी होते हैं,
कार्यों का बंटवारा करने पर उनका जो कार्यभार है, उनका जो बोझ है, उसमें कमी हो जाती है। दूसरी इसकी विशेषता है अधीनस्थ कार्मिकों में प्रबंधन के गुण व कौशल का विकास। जब तक हम अधीनस्थ कार्मिकों को कार्य और जिम्मेदारी नहीं देंगे, जब तक उनमें प्रबंधन का गुण विकसित नहीं होगा। तो विकेंद्रीकरण अपनाने से हम जैसे ही उनको कार्य और जिम्मेदारी देंगे तो उनमें भी प्रबंधन का जो गुण है वो विकसित होने लगता है। तो ये भी एक विकेंद्रीकरण की विशेषता है। अगली विशेषता है सभी को योग्यता अनुसार अभिव्यक्ति व वातावरण। कई बार क्या होता है कि शीर्षस्थ पर जो अधिकारी हैं उनसे भी ज़्यादा योग्यता रखने वाले जो अधीनस्थ कार्मिक हैं, वो कार्य का वितरण नहीं होने से, विकेंद्रीकरण नहीं होने से उनकी अभिव्यक्ति को वो दबा के रखते हैं और उनको जीवन भर अभिव्यक्त करने का जो वातावरण है, जो परिस्थितियाँ वो नहीं मिल पाती हैं। तो विकेंद्रीकरण अपनाने से योग्यता के अनुसार अधीनस्थों को भी अभिव्यक्ति का वातावरण मिलता है, वो भी अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकते हैं। अगली इसकी विशेषता है लोकतांत्रिक वातावरण को बढ़ावा। लोकतांत्रिक का मतलब है कि सभी का अधिकार। जैसे राजतंत्र में सब कुछ राजा के हाथ में होता था, वैसे ही यदि केंद्रीकृत हो तो सब कुछ शीर्षस्थ के हाथ में रहता है, वो जैसा चाहे वैसा ही होता है। लेकिन यदि विकेंद्रीकृत अपनाया जाए तो एक लोकतांत्रिक वातावरण को बढ़ावा मिलता है। अगला है निर्णय लेने में आसानी। तो मित्रों, ये हमें सबको पता है कि कोई भी कार्य हो, कोई भी समस्या हो, यदि एक से अधिक व्यक्ति उस पर बैठकर विचार विमर्श करते हैं तो निर्णय लेते हैं, तो उस निर्णय के सही होने के जो चांस हैं वो ज़्यादा हैं। तो निर्णय लेने में आसानी रहती है। निरीक्षण के कार्यों में प्रभावशीलता। हष्टबिंदु में हमने पढ़ा कि उच्चस्थ पर कार्यभार की कमी। तो यदि उच्च अधिकारियों पर कार्यभार की कमी होगी तो वो निरीक्षण के कार्य को अधिक प्रभावशाली ढंग से कर सकेंगे। तो ये थे विकेंद्रीकरण के गुण। आगे हम देखते हैं विकेंद्रीकरण के दोष। तो मित्रों, हर चीज़ की विशेषता होने के साथ साथ उसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे विकेंद्रीकरण में कौन कौन से दोष हैं। पहला दोष है अधीनस्थों का अयोग्य होना। कई बार क्या होता है, विकेंद्रीकरण के कारण एक मजबूरी होती है कि सभी को हम कार्य का बंटवारा करें। तो कई बार कार्य ऐसे व्यक्तियों के हाथ में चला जाता है जो उस कार्य के लिए अयोग्य होते हैं और उस कार्य के विफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक दोष है। अगला है धन का अपव्यय। यानी हम किसी कार्य के लिए जितने व्यक्तियों की अपॉइंटमेंट करेंगे, जितने व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे, उतने ही हमें संसाधन और पैसे की आवश्यकता रहती है। तो इससे धन का जो अपव्यय है वो भी बढ़ता है। एक रूपता का अभाव। किसी कार्य को यदि एक व्यक्ति करता है तो उसमें एक रूपता होती है, समानता होती है। लेकिन यदि उसी कार्य को कई लोग मिलकर करते हैं तो उसमें एक रूपता में कमी आ जाती है, क्योंकि सभी का जो विचार है वो अलग अलग हो सकता है, उनके मतभेद हो सकते हैं। इसी को स्पष्ट करते हुए अगला बिंदु है आपसी तालमेल की कमी। कई बार क्या होता है, पूर्वाग्रह मान लो या फिर किसी और वजह से जो कर्मचारी और जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं उनमें तालमेल नहीं बैठता है और इससे जो विकेंद्रीकरण है वो विफल हो जाता है। अगला इसका दोष है अनुशासनहीनता। यानी जब तक शीर्षस्थ के हाथ में सब कुछ रहता है, अनुशासन बना रहता है और यदि हम सबको समान मानते हैं तो सभी अपने आप में शीर्षस्थ मानते हैं, सभी अपने आप को अधिकारी मानते हैं, इसलिए अनुशासनहीनता का माहौल उत्पन्न हो सकता है। अगला है कार्यस्थल पर अव्यवस्था। और जब अनुशासनहीनता होगी तो अव्यवस्था होने के जो चांस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ विकेंद्रीकरण के दोष भी हैं। ये दोष और विशेषताएं हमें विस्तार से क्यों याद करना है, क्योंकि आजकल जो तथ्यात्मक जो प्रश्न हैं, जो 4 या 5 उसमें आते हैं, उसमें से अपन को चयन करना होता है, इसलिए हमें इसको पूरा याद रखना है। अगला हमारा बिंदु है विद्यालय में विकेंद्रीकरण के प्रकार। यानी विद्यालय विकेंद्रीकरण
के जो प्रकार हैं कि विद्यालय को विकेंद्रीकरण की एक इकाई क्यों माना है, तो सबसे पहला है विद्यालय और शिक्षक, यानी यहाँ पर सभी को महत्व दिया गया है। तो विद्यालय में शिक्षक को क्या महत्व है, उसका क्या योगदान है। तो विद्यालय का जो रखरखाव है वो शिक्षकों द्वारा होता है, शिक्षण कार्य भी शिक्षकों द्वारा होता है, परीक्षा संबंधी कार्य जो एक परीक्षा समिति होती है उसके द्वारा निष्पादित किया जाता है। अगला है पुस्तकालय संबंधी कार्य, जो पुस्तकालय समिति, तो सभी को हमें समिति के रूप में याद करना है। अगला है समय सारणी समिति, तो ये जो सारे कार्य हैं उसमें शिक्षकों की भूमिका रहती है, इसलिए विद्यालय और शिक्षक के अंतर्गत ये निम्नलिखित कार्य आते हैं। अगला है विद्यालय और अभिभावक। अभिभावक यानी जिस विद्यालय में जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उनके जो माता पिता या माता पिता नहीं होने पर उनके जो संरक्षक हैं उनका विद्यालय में क्या योगदान है और उनका क्या सहयोग है। तो सबसे पहले है एसएमसी और एसडीएमसी। विद्यालय में सबसे महत्वपूर्ण है, विद्यालय में केंद्रीकृत ना हो, अपनी मन मर्जी ना चले, इसलिए एक योजनाएं हैं, एक समितियां हैं जिसमें अभिभावकों, वार्ड पंच और विधायक आदि के द्वारा नियुक्त व्यक्ति रहते हैं। इनको हम आगे अलग से वीडियो होगा। उत्सवों के आयोजन में सहयोग, यानी विद्यालय में कोई भी उत्सव हो उसमें अभिभावकों को विद्यालय द्वारा आमंत्रित करना चाहिए ताकि उनके सहयोग से विद्यालय अच्छी तरह संचालित हो सके। अगला है पीटीए, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शिक्षक अभिभावक संघ। प्रगति रिपोर्ट, यानी छात्रों की जो अध्ययन से जो प्रगति रिपोर्ट है उनको समय समय पर अभिभावकों को अवगत कराया जाए। विद्यालय विकास हेतु सहायता, और अभिभावकों द्वारा विद्यालय विकास हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है। अगला है विद्यालय और समुदाय, यानी समुदाय का मतलब वे व्यक्ति जो अभिभावकों से इतर हैं। स्कूल भवन का सामुदायिक कार्यों में उपयोग, यानी स्कूल का यदि हम सामुदायिक कार्यों में उपयोग करते हैं तो समुदाय का जो लगाव है वो विद्यालय की तरह स्वतः ही बढ़ जाता है। अगला है समुदाय द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग। उसके बाद में है विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का मतलब है ऐसी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाए जिसमें समाज की सहभागिता भी हो, उनके प्रतिभागी भी इसमें शामिल हो सकें। इससे विद्यालय और समुदाय में एक लगाव उत्पन्न होता है और विद्यालय संचालन में कोई समस्या नहीं आती है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समुदाय की सहभागिता, जैसे अतिथि के रूप में, भामाशाहों के रूप में, तो उनको प्रेरित करें, उनको आमंत्रित किया जाए ताकि वो अतिथि के रूप में आए और उनका मान सम्मान बढ़े और वो भामाशाह बन कर के विद्यालयों में अधिक से अधिक सहयोग दे सकें। अगला बिंदु है विद्यालय द्वारा समुदाय की समस्याओं का निस्तारण, यानी समुदाय में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जैसे अशिक्षा है, कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास हैं, उनके निस्तारण में विद्यालय को पूरा सहयोग करना चाहिए। और यदि हम समुदाय की समस्याओं का निस्तारण में सहयोग करते हैं तो स्वतः ही विद्यालय और समुदाय में एक लगाव उत्पन्न होता है। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो, विद्यालय एक विकेंद्रीकृत इकाई के रूप में, जिसमें हमने परिभाषा पढ़ी, उसकी विशेषताएं, उसके गुण और विद्यालय एक विकेंद्रीकृत योजना में कौन कौन से जो स्तर है उनको शामिल किया गया है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।